हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। हैश टैग 16 होगा और आज मॉक टेस्ट हमारा सेकंड होगा, लेकिन उससे पहले बस दो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। नंबर वन, आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। शॉर्ट वीडियो में हमने उसको भी आपको बता दिया है। आपको ये नहीं सोचकर चलना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो आप अपनी तैयारी को रोक दें या थोड़ा आराम कर लें। आपने बचपन में जरूर स्टोरी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। तो खरगोश क्यों जीतता है आपको पता है? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली प्रयास करता रहता है और खरगोश सोचता है बहुत ज़्यादा मेहनत हो चुकी है, तो अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो आपको उस स्टोरी को याद रखना है, इसीलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है और हमेशा अच्छा सोचिए। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। जो भी ये पोस्टपोन हुआ एग्जाम, कुछ दिन और मिले हैं तो ये आपके अच्छे के लिए मिले हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बहुत प्रॉब्लम होती है और वो जॉब भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो घर के साथ-साथ अपनी तैयारी करें, तो उनको थोड़ा-सा वक़्त और मिल जाएगा। इसके 2 रूल होंगे हमारे मॉक टेस्ट के। पहला रूल ये होगा कि आपको टाइम का ध्यान रखना है, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। आपको फटाफट टाइम लगाकर इसको तब चेक करना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और दूसरा ये होगा रूल कि आपको जब आपका स्कोर बनता है, तो आपको उस स्कोर को आपको कमेंट में लिखना है, ताकि और दूसरा ये कि ऐसी वीडियो को आप देखिए, समय बचाने की बात है, वरना तो बहुत आपका कम समय बच जाए तो इसके लिए काफ़ी मेहनत रहती है। तो आप एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा कमेंट होंगे तो यूट्यूब उसको अप कर देगा और आपके और दोस्तों को और भी पहुंचाएगा। तो सबके भले के लिए इतना तो आपको करना है। और दूसरा ये है कि आपका कल प्रॉब्लम थी, कुछ कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो इसलिए आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई। नो प्रॉब्लम। लाइव से भी अच्छा आपका ये रहेगा, क्योंकि आप अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको कहना है, तो आप कमेंट में आपके लिए यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में कह सकते हैं। और दूसरा ये है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट में। हम नेक्स्ट डे आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम फिर आगे काम बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट को। और अपना दोबारा कह रहा हूँ, आप स्कोर जरूर बताएं कितना आपका स्कोर आ रहा है। शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर, फर्स्ट में पूछ रहे हैं चार्टर अकाउंटेंट होते हैं। जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट कौन होते हैं? क्या वो अनस्किल्ड एडिटर होते हैं, या आपके वो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, या आपके वो प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा वो होते हैं आपके प्रोफेशनल ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक लेन देन के परिणाम स्वरूप स्वामी की पूंजी में वृद्धि करने वाली मद को क्या कहा जाता है? देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ता हूँ। आप एक काम करना, यहाँ पर आप तुरंत आंसर दे देना जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ रहे हैं। मैं दोनों में पढ़ूंगा तो आपको वक्त मिल जाएगा आंसर देने का। व्यापारिक लेन देन के परिणाम स्वरूप स्वामी की पूंजी में वृद्धि करने वाली मद को कहा जाता है? व्यय कहा जाता है, आय कहा जाता है, आहरण या पूंजी? द आइटम विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओनर एज रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड। क्या उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, इनकम कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, या कैपिटल? तो उसको कहते हैं आपकी इनकम। इनकम से क्या होती है? कैपिटल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सेफ गार्ड द एसेट ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइज द रिजल्ट, एंड कंपेलिंग विद द लीगल रिक्वायरमेंट। व्यवस्थित अभिलेख करना, व्यवसाय की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना, परिणामों को अधिकतम करना, या कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? व्यवसाय की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना। क्या कार्य नहीं है? देखिए, क्या कार्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका परिणामों को अधिकतम करना। देखिए, जो आपका लेखांकन होता है वो जो आपके परिणाम है एक्चुअल में उसी को दिखाएगा, उसको ये अधिकतम नहीं करेगा, मैक्सिमाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसूली खाता क्या होता है? व्यक्तिगत खाता होता है, वास्तविक खाता होता है, नामात्र खाता होता है, स्मरण खाता होता है? बात हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट की। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या मेमोरेंडम अकाउंट? सही होगा आपका ऑप्शन नॉमिनल अकाउंट, नामात्र का खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी का विघटन होना चाहिए जब एक साझेदार दुर्व्यवहार करता है, एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, एक साझेदार के विदेश चला जाता है, या व्यापार हानि उठा रहा हो। तो यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में, पार्टनरशिप मस्ट बी डिसॉल्व। पार्टनरशिप को कब बंद किया जा सकता है? अ पार्टनर मिसबिहेव, एक पार्टनर मिसबिहेव करता है तब, अ पार्टनर डाइज, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, या अ पार्टनर गोज टू अबॉर्ड, द बिजनेस इज इंक्योरिंग। तो देखिए, यहाँ पर अगर पार्टनर की डाइज हो जाती है,
पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर सामान्य में क्या करना होता है कि जो डिसोल्यूशन हो जाता है आपका, विघटन हो जाता है आपका साझेदारी का। वैसे रूल ये भी है, एक सेक्शन ये भी कहता है कि चला सकते हैं विशेष परिस्थिति में अगर और साझेदार है और वो एग्री हैं, लेकिन जो सामान्यतः कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि डेथ होने पर भी विघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्नर गार्नर मर्रे विवाद में कौन साझेदार दिवालिया था? तो यहाँ पर पूछा गया इन द गार्नर वर्सेज मर्रे केस विच पार्टनर वॉज इंसॉल्वेंट? मर्रे था, विलिकंस था, गार्नर था या ग्रे था? तो सही आंसर होगा आपका विलिकंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। तीन पार्टनर हैं जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं, वो साझेदार है, और बी जो है फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब रिटायर हो जाता है, और ए वैसे अपने पहले वाले अनुपात में ही अपना हिसाब रखते हैं। ए से का नया अनुपात क्या होगा? तो देखिए जो इनका अनुपात था वो क्या था, 3:2 था। इसमें से कौन चला जाता है? बी चला जाता है, और वो पहले वाला ही अपना रेशो रखते हैं, इसका मतलब 5:2। तो यहाँ पर रेशो क्या रहेगा उनका? पहला वाला 5:2 रेशो रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त बीमा पॉलिसी जो होती है उसको क्रेडिट किया जाता है केवल मरने वाले साझेदार के खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, से साझेदारों के पूंजी खाते में, या सभी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहे हैं इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द deceased partners only, to the capital account of all partners, to the capital accounts of the remaining partners, और टू नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा आपका बी, ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स के जो सभी साझेदारों के जो खाते होते हैं उनके खाते में उनको क्रेडिट किया जाता है, किसको? जीवन पॉलिसी को, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है, बिल्कुल तैयार किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर बाय द पार्टनरशिप फर्म। नए साझेदार के प्रवेश के समय करते हो इसको, रियलाइजेशन को, या साझेदार के अवकाश की प्राप्ति के समय करते हो, या फर्म के विघटन के समय करते हो, प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति के समय करते हो, in the time of the admission of a partner, at the time of the retirement of partner, at the time of the dissolution of partner, at the end of the accounting year। तो आप इसको करते हैं, ऑप्शन आपका सी सही होगा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी जब भंग की जाती है तो ख्याति खाते को बंद किया जाता है स्थानांतरित करके। तो ख्याति को स्थानांतरित करते हैं जब साझेदारी भंग हो जाती है। व्हेन अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग। तो इसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं, एंट्री बना देते हैं हम इसको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आ रहा है। तो कहाँ पर कह रहे हैं? स्थानांतरित करके। कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं आप इसको? साझेदारी खाते में नहीं, पुनः मूल्यांकन खाते में, लाभानी खाते में, या वसूली खाते में? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है, मतलब राइट शेयर की बात कर रहे हैं। तो राइट शेयर दोज शेयर विच आर इशूड टू, किसको दिए जाते हैं राइट शेयर? क्या कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किए जाते हैं, कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किए जाते हैं, कंपनी के संचालकों को निर्गमित किए जाते हैं, कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं, प्रोमोटर को इशू किए जाते हैं, सेलर को इशू किए जाते हैं, कंपनी के, या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उनको इशू किए जाते हैं, या एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन कंपनी के, उनको इशू किए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, उन्हीं को राइट होता है जो पहले से ही अंशधारी हैं, उनको ही, शेयर होल्डर जो पहले से ही हैं उनको ही ये राइट होता है कि अगर शेयर इशू किए जाते हैं ये, पहले उनको ही पूछा जाएगा क्या आप इन शेयर लेने को तैयार हैं या नहीं। ठीक है, वो मना भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वामित्व मात्र सुपुर्दी के हस्तांतरित कर सकता है? तो ओनरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी? तो एन इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, शेयर वारंट, या डिवेंचर? तो एक समता अंश पत्र होगा, या एक आपका अधिमांत अंश पत्र होगा, या शेयर वारंट होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो शेयर वारंट जो होता है इसको आप मात्र क्या कर देंगे? सुपुत्र कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, तो उसका आपका स्वामित्व भी ट्रांसफर हो जाता है शेयर वारंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को आप कहाँ यूज कर सकते हैं? लाभांश के भुगतान में कर सकते हैं, नैतिक व्यय में कर सकते हैं, स्थानीय नैतिक मतलब
नित्यक मतलब रूटीन एक्सपेंसेस जो डेली के होते रहते हैं। स्थायी संपत्तियों के क्रय करने के लिए कर सकते हैं, या प्रारंभिक व्यय को लेखन में कर सकते हैं। तो जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, उनको राइट ऑफ करने में आप प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में से किस आधार पर देय होता है? अंशों के निर्गमन मूल्य पर, अंशों के अंकित मूल्य पर, अंशों के बाजार मूल्य पर, या अंशों पर प्राप्त प्रार्थना पत्र राशि पर। यहाँ पर पूछा है अंडरराइटिंग कमीशन जो होता है विल बी एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, किस बेसिस पर वो एप्लीकेबल होता है? इशू प्राइस ऑफ शेयर, या फेस वैल्यू ऑफ शेयर, या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, या फुल मनी रिसीव्ड ऑन शेयर। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, इशू प्राइस ऑफ शेयर। जितने का आपके अंश निर्गमित हो रहे हैं उनके से उनके मूल्य पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड 100 अंशों जो पूर्णतः याचित थे का अपहरण कर लेती है, जिन पर 4 रुपए प्रति अंश अदत्त थे। इनमें से 50 अंश 8 रुपए प्रति की दर से पुनः निर्गमित किए जाते हैं। पूंजी संचय में कितना हस्तांतरित होगा? ऑन द रिसीट ऑफ नोट a limited company forfeited 100 शेयर which were fully called and were outstanding at 4 पर शेयर। आउटस्टैंडिंग जिस पे 4 पर रुपीज था, आउट ऑफ 50 शेयर वर रीइशूड एट 8, हाउ मच विल ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट? तो यहाँ पर शेयर कितने हैं? 100 शेयर है, कंपनी ने इनको फॉरफिटेड कर लिया है, और कह रहे हैं कि इनके लिए जिन पर 4 रुपए प्रति अंश थे, जिन पर पैसा, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि वर आउटस्टैंडिंग एट 4 रुपीज, 4 रुपीज नहीं मिले थे। ठीक है, 4 रुपीज नहीं दिए हुए थे यहाँ पर। तो कह रहे हैं आउट ऑफ द 50 शेयर वर issued at a 8 पर शेयर, और यहाँ पर आपने 8 पर शेयर उसको इशू कर दिया है। इसका मतलब 8 पर शेयर री इशूड एट 8 पर शेयर, हाउ मच? तो यहाँ पर जो शेयर था वो शेयर आप कितने का कहेंगे? क्योंकि जब पूरे मांग लिए हैं और 8 रुपए में आप उसको इशू कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फुल्ली पेड अप। तो ये शेयर कितने का होगा? यहाँ पर आपको एज्यूम करना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, शेयर कितने का है? एक शेयर 10 रुपए का है। 100 शेयर कंपनी ने छीने हैं, और कंपनी ने जो फॉरफिट किए हैं, कितना रुपया छीना है इन पर? 4 रुपए जो आ चुके थे, आए नहीं कितने, वो 6 रुपए थे। ठीक है, तो 4 रुपए आ गए, इसका मतलब कंपनी के पास कितने आ गए हैं? 4 रुपए पहले दे चुके थे, तो 4 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास 400 रुपए आ गए हैं। इसमें से उसने दो जगह बिठाए इन शेयर को, 50 शेयर इधर रखे, 50 शेयर इधर रखे। इन्हें तो 8 रुपए में रीइशू कर दिया है, फुल्ली पेड अप में 8 रुपए में इशू कर दिया, लेकिन यहाँ जो ये शेयर है इनको इशू नहीं किया है। तो आप जो बात करेंगे केवल इन शेयर की करेंगे, कैपिटल रिजर्व की। तो देखिए यहाँ पर कितना पैसा आ गया 50 शेयर से? 8 पंजे 40, 400 रुपये आ गए हैं। 400 रुपये आपको मिल गए हैं, लेकिन शेयर गया कितने का है? शेयर था आपका फुल्ली पेड अप, है ना? तो यहाँ पर आपका शेयर 10 रुपए का एक है, और आपके 50 शेयर कितने के गए हैं? यहाँ 500 रुपए के शेयर गए हैं। तो आप कहाँ से पूरा करेंगे इस 100 रुपए को? तो आप ये 100 रुपए पूरा करेंगे फॉरफिटेड अकाउंट से। फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा रखा है इनके नाम का? केवल इन शेयर के नाम का। तो लगा लीजिए आप, एक शेयर पर कितने छीने थे? एक शेयर पर जो आपने कंपनी ने जो पैसे छीने थे, वो छीने थे आपके 4 रुपए। तो एक शेयर पर 4 थे, 50 पर कितने थे? 2000 रुपये यहाँ पर छीने हुए थे, मतलब फॉरफिट करे हुए थे। तो आपने 2000 में से कितना यूज कर लिया है यहाँ पर? कितना कम पड़ रहा था आपका? 2 रुपए कम पड़ रहा था। देखिए दोबारा दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ कितने शेयर हैं कंपनी के पास? 100 शेयर हैं कंपनी ने जो छीन लिए हैं। ठीक है, इन पर रुपया कितना छीना है कंपनी ने? इन पर एक शेयर पर 4 रुपए, इसका मतलब 400 रुपए कंपनी ने छीन लिए हैं। 4 रुपए एक शेयर पर। इनको दो जगह बिठा लेते हैं, क्योंकि एक को तो रीइशू करेंगे और दूसरों को रीइशू नहीं करेंगे। ये तो हो गई बात शेयर की। इन पर कितने रुपए छीन कर आए हैं? 4 रुपए से लगा लीजिए कितने रुपए हैं इन पर? आधे आधे हो गए, मतलब 400 के 200 रुपए तो इन पर छीने हुए आए हैं, और 200 रुपए इन पर छीने हुए आए हैं। ये बात सही है यहाँ तक? अब कंपनी ने केवल इन वालों को रीइशू किया है, और कितने में? एक शेयर रीइशू किया है कंपनी ने 8 रुपए में। ठीक है, तो 8 रुपए में इशू किया है 10 का शेयर। तो इसका मतलब है तो 10 का शेयर, तो आपने 50 शेयर होने कितने के चाहिए? 50 शेयर आपके 10 रुपए के हिसाब से ये होने चाहिए 500 रुपए के। लेकिन आपने इशू कितने में किए हैं? इशू किए हैं आपने 8 का एक शेयर, मतलब 400 रुपए में। ठीक है, तो आपके 100 रुपए बचे। 100 रुपए कहाँ से यूज करोगे? 100 रुपए आप यहाँ से माइनस कर लो, यहाँ से ले जाओ फॉरफिटेड से। तो कितने बचेंगे फॉरफिटेड में? 100 रुपए बचेंगे बस। ठीक है, 100 रुपए और बचे। तो 100 रुपए कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर
इसका आंसर डी होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे इन 2000 का क्या होना, इन 200 रुपये का क्या होना, कुछ नहीं। जब इनको 50 शेयर को रीइश्यू करेंगे तब सोचेंगे इनके बारे में, अभी कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है। प्रीफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। इनको रिडीम किया जा सकता है लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से, नए अंशों के निर्गमित प्राप्त करने से, या ए और बी दोनों से। तो सही आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। इनको कहाँ से कर सकते हैं आप? आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ द डिविडेंड, जो आपका डिविडेंड के अवेलेबल प्रॉफिट है उसमें से कर सकते हैं आप इनको रिडीम। रिडीम मतलब वापस करना पैसा इनका। ठीक है। और वापस भी हमेशा इनको याद रखना, आप इनको एट पार पर भी कर सकते हो, जितने का डिबेंचर था उतने में वापस दोगे। और इनको आप एट प्रीमियम भी कर सकते हो, मतलब जितने का था उससे ज़्यादा वापस दे सकते हो। लेकिन आप सामान्यतः इनको डिस्काउंट पर इशू नहीं करोगे। ठीक है। डिस्काउंट पर सामान्यतः इनको इशू नहीं करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ न्यू शेयर, नए शेयर इशू करके भी इनको रिडीम कर सकते हो, वापस इनका पैसा दे सकते हो। बिन पत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो बिन सीट होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? स्टोर स्टोरल सीट, परचेज सीट, स्टोर कीपर सीट, या स्टॉक सीट। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, स्टोर सीट मतलब स्टोर कीपर आपका पत्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अपने लेनदारों को 10,000 रुपए का भुगतान करती है, इस व्यवहार को आप क्या कहेंगे? एक कंपनी ने अपने लेनदारों को किया है, तो इससे क्या होगा? कार्यशील पूंजी में कमी हो जाएगी, कार्यशील पूंजी में 10,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, कार्यशील पूंजी में आपकी 20,000 रुपए की कमी हो जाएगी, या कार्यशील पूंजी में आपकी ना कमी होगी ना वृद्धि होगी। कह रहे हैं डिक्रीज इन द कैपिटल बाय द 10,000, और कह रहे हैं इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल 10,000, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल 20,000, या इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ये ऐसी रहेगी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है। जब आप अपने भुगतान करते हैं लेनदारों को, मतलब क्रेडिटर को आप भुगतान कर देते हैं, तो क्रेडिटर कहाँ आते हैं? करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट में होते हैं ये। यहाँ पर आपके क्या होते हैं आपके? यहाँ पर ये करंट एसेट में नहीं, करंट लाइबिलिटी में होते हैं आपके क्रेडिटर। ठीक है। तो आपके यहाँ क्रेडिटर भी, मान लेते हैं आपने भुगतान कर दिया है 5,000 रुपए का, तो यहाँ आपके क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे इसमें से 5,000 के, और आपका पैसा कैश भी कम हो जाएगा करंट एसेट से। इसका मतलब दोनों साइड से ही इसमें कम हो गया है। तो वर्किंग कैपिटल को आप क्या कहेंगे? क्या 10,000 आपकी कम हो जाएगी अगर 10,000 का आपने पेमेंट कर दिया, या उतना ही वैल्यू रहेगी? वैल्यू वैल्यू तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वैल्यू दोनों में से ही कम हो जाएगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी 10,000 रुपए से। तो इसको क्या कहेंगे? डिक्रीज। लेकिन अगर पूछते तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां कह देते कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी बराबर होती है। लेकिन ये पूछ रहे हैं इस व्यवहार का आपकी कार्यशील पूंजी में क्या असर पड़ेगा। तो कार्यशील पूंजी मान लेते हैं 2 लाख यहाँ आपकी कैपिटल एसेट थी, 2 लाख 2 लाख ही आपकी करंट एसेट थी, और करंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट लाइबिलिटी थी क्रेडिटर। तो करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी 10,000 रुपये, और की करंट आपकी एसेट भी कम हो जाएगी। इसका मतलब दोनों में माइनस हो रहा है, तो देखिए आपके करंट वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है। दोबारा सुन लीजिए इसको, देखिए समझ में नहीं आया यहाँ पर, दोबारा समझाते हैं इसको। वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। आपकी वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट होती है, और इसमें से माइनस करते हैं करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है? 2 लाख। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख। तो यहाँ पर देखिए आपने तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 1 लाख आपकी क्या आ रही है? वर्किंग कैपिटल आ रही है। अब आप इसको दोबारा करते हैं, आप इसमें से 10,000 रुपये कम कर देते हैं। तो चलो करिए 10,000। आप क्या क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो कैश भी कम हो गया और आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो यहाँ तो आ जाएंगे 1 लाख आपके 90,000, माइनस यहाँ पर हो जाएंगे आपके 80,000। अब माइनस करके अब इनको देखिए सोल्व करके, तो अब कितना आएगा? तो अब आ रहा है आपका 1,10,000। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? आप देखेंगे क्या हो गया है यहाँ पर आपकी। तो यहाँ पर आपकी क्या हुई है? आपके वर्किंग कैपिटल कम हो गई है। तो अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल होते तो 1 लाख 1 लाख यहाँ पर कम हो जाते, तो देखिए वर्किंग कैपिटल फिर तो जीरो होती, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा है। ठीक है। अगर ज़्यादा है आपकी करंट एसेट, तो करंट लाइबिलिटी कम है, तो आपकी करंट जो वर्किंग कैपिटल होगी वो बढ़ेगी। और अगर ये बराबर, खैर ज़्यादा बराबर तो ये नहीं हो सकते, इसका मतलब बढ़ेगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपको? ऑप्शन ऑप्शन होगा आपका कि इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो बी को देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी मद निधि का स्रोत नहीं है? कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड किससे नहीं होता है? अंशों का निर्गमन करोगे पैसा आएगा, स्थायी संपत्ति की बिक्री करोगे पैसा आएगा, बोनस अंकों का निर्गमन करोगे पैसा नहीं आएगा, अंश प्रब्याजी आपको सेल करोगे इंटरेस्ट, रिसीव्ड करोगे इंटरेस्ट, तो अंशों पर प्रब्याजी इंटरेस्ट नहीं यहाँ, अच्छा अंशों पर प्रब्याजी शेयर इंटरेस्ट, अंश नहीं यहाँ डिबेंचर होगा। ठीक है, डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा, लेकिन अगर आप अंश बोनस अंशों को निर्गमित कर रहे हैं तो ये बोनस अंश होते हैं आपके एम्प्लॉय को, इन पर पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा क्या है, यहाँ स्रोत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टॉक परिवर्तित की माप होती है, स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड एट। तो स्टॉक जो आप मेजर करते हैं महीने के दौरान करते हैं, वर्ष के दौरान करते हैं, एक अवधि के दौरान करते हैं, एक समय में करते हैं। तो स्टॉक आपका ओवर अ पीरियड, एक पूरा हो पीरियड हो जाने के दौरान जब वो पूरा हो जाता है तब आप देखते हैं स्टॉक कितना है। यानी कंपनी के लेनदार 10,000 रुपये का भुगतान इस वीरवार को, तो ये दोबारा रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन 10,000 का किया है तो क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर? परिचालन चक्र की समावधि पर, व्यापार आकार पर, चालू संपत्तियों के आवर्तन पर, या ए बी सी सभी पर। कह रहे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, हाँ जी। साइज ऑफ द बिजनेस पर भी करती है डिपेंड, और टर्नओवर ऑफ द करंट एसेट भी करती है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद आ, निधि स्रोत नहीं है? तो ये फिर वही आ गया है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टॉक परिवृत्ति की माप की जाती है तो ये एक अवधि के दौरान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक औसत वसूली 15 दिन है। ठीक है, औसत अवधि कितनी है? 15 दिन है। और औसत पुस्तकें प्राप्ति कितनी है? 45,000 रुपये है। कुल वार्षिक उधार की बिक्री क्या होगी? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा। आप ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इसको लगाकर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्य शब्दों में सम्मिलित रहता है केवल व्यापारिक लेनदार, केवल व्यापारिक देनदार, व्यापारिक देनदार एवं प्राप्य बिल, व्यापारिक लेनदार एवं देय बिल, या टर्म रिसीवेबल्स इंक्लूड। तो टर्म रिसीवेबल में क्या इंक्लूड होता है? रिसीवेबल की बात हो रही है तो रिसीवेबल में ट्रेडर होगा, डेटर्स होगा, डेटर्स एंड हिज बिल्स रिसीवेबल होगा, तो ऑप्शन सी होगा। ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं इसमें आपके बिल रिसीवेबल भी होते हैं और आपके डेटर्स भी होते हैं। इसी तरह से ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर्स भी होते हैं और आपके इधर आपके बिल्स पेबल भी होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक अनुपात है? उत्तोलक अनुपात मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेवरेज रेशियो? क्या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, मटेरियल रेशियो है, करंट रेशियो है? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। ये आपका क्या दिखाता है? इसको तोलक लिवरेज रेशियो कहते हैं, डेब्ट टू इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव अनुपात एक जांच है। क्विक रेशो इज अ टेस्ट ऑफ। जो क्विक रेशो होता है, क्विक रेशो मतलब आपका एसिड टेस्ट रेशो भी इसको कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? सोलवेंसी रेशो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस होता है, लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी रेशो होता है, तरलता की रेशो होता है, तरलता की पहचान करता है। साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है। साझेदारी तभी अस्तित्व में आएगी अगर केवल भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकरण हो, या केवल साझेदारी में लिखित समझौते के द्वारा ही होगा, या साझेदारी स्पष्ट या गर्भित समझौते द्वारा, या उत्तराधिकार द्वारा। कह रहे हैं ओनली रजिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओनली बाय रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स बाय द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप, या बाय सक्सेशन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ओनली रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कह रहे हैं साझेदारी अस्तित्व में आने की बात हो रही है, तो ये तो खाली एक लिखित स्पष्ट या गर्भित समझौता भी हो सकता है। ऑप्शन आपका सी होगा। साझेदारी तो दोनों से ही होती है, चाहे आप रिटर्न में एग्रीमेंट हो या ना हो, लेकिन अगर रिटर्न में एग्रीमेंट होता है तो वो वैलिड हो जाती है, और दूसरा फिर उसको जो है आपकी पार्टनरशिप डीड भी हो जाती है। लेकिन साझेदारी जो समझौता है वो मौखिक भी हो सकता है। वैध होने के लिए एक साझेदारी को स्पष्ट और गर्भित होनी चाहिए, को आवश्यक रूप से लिखित होना चाहिए, आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए, या आपका आवश्यक रूप से सभी साझेदार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर सी होगा, क्योंकि आवश्यक पंजीकृत होना फिर जरूरी हो जाएगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर वैध उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तृतीय पक्षकार का अभियोग नहीं कर सकता? एकांकी स्वामी, साझेदार फर्म, साझेदार कंपनी,
या इसमें से आपका अपंजीकृत फर्म। तो कौन नहीं कर सकता है? आपका अपंजीकृत, अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो किसी तीसरे पर क्लेम नहीं कर सकती है। ये आपको याद रखना है। विभेदक वेतन प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? जो डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम था वो किसने दिया था? क्या जेम्स रोमन ने दिया था, एफ वी हेल्स ने दिया था, एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था, या हार्टली विस्टलर ने दिया था? तो एफ डब्ल्यू टेलर थे, इन्होंने दिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मात्रा सिद्धांत जो फ्यूल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर फियोल की बात है। यहाँ पर फ्यूल फ्यूल के द्वारा नहीं दिया गया है। तो कह रहे हैं मेंटल लिबरेशन, लेबर पोटेंशियल, अरेंजमेंट, स्टेप स्टेप चेन। तो जो नहीं है वो होगा आपका को जो फ्यूल द्वारा नहीं है, फ्यूल ने नहीं दिया है। एक्सप्लेन द फ्यूल, फ्यूल ने मेंटल रिवोल्यूशन भी अपने उसमें किया है, लेबर भी दिया है। देखिए स्टेप चेंज मतलब सोपान जो श्रृंखला है, ये किसने दी है? टेलर ने दी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है? आर सी डेविस है, हेनरी फ्यूल है, पीटर ड्रूकर है, या इनरेस्ट ड्यूल है? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निर्णय प्रक्रिया के संबंध में आपको बताना है कि अगर हम डिसीजन मेकिंग देखें तो डिसीजन मेकिंग में क्या स्टेप होंगे। तो डिसीजन मेकिंग के स्टेप कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे डिसीजन मेकिंग में? सबसे पहले आप करते हैं डेवलपमेंट करते हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ सॉल्यूशन, फॉलो अप डिसीजन, रिफाइन डिसीजन मेकिंग, वैल्यूएशन ऑफ एक्शन ऑपरेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, सबसे पहले आप डेवलपमेंट करेंगे अल्टरनेटिव्स को, सॉल्यूशन को, उसके बाद थर्ड देखेंगे वैल्यूएशन करेंगे एक्शन ऑप्शन का, उसके बाद सेकंड होगा आपका रिफाइन करेंगे डिसीजन मेकिंग को, और उसको फिर फॉलो करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत क्या है? आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या होती है आपकी? लिबरेशन कम्युनिकेशन थ्योरी, वैदिक कम्युनिकेशन थ्योरी, चाइनीज कम्युनिकेशन थ्योरी, इस्लामिक कम्युनिकेशन थ्योरी। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूरी लता संप्रेक्षण, फिंगरलेस नहीं, यह ग्रेप्स वाइन, क्या बोलेंगे इसको? ग्रेप्स वाइन बोलेंगे। ये कम्युनिकेशन मींस क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, रैपिड कम्युनिकेशन अमंग द मोर पीपल, या पर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शीघ्रता से संप्रेषण जो होता है वो ग्रेप वाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रण लागू होता है संगठन पर, हस्तक्षेप पर, नियोजन पर, समन्वय पर। तो कंट्रोल जो होता है वो आपका प्लानिंग पर लागू होता है। ऑर्गेनाइजेशन पर, इंटरवेंशन पर, प्लानिंग पर, तो नियंत्रण या कोऑर्डिनेशन पर। तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, प्लानिंग पर। नियंत्रण लागू होता है किस पर? ऑर्गेनाइजेशन पर करते हैं हम नियंत्रण। तो ऑर्गेनाइजेशन आपका सही होगा, संगठन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बुनियादी संगठन ढांचे की सुविधा के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? शिक्षा, बीमा, या परिवहन। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडिया में है, नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है तो वो क्या है आपका? बीमा। ठीक है, इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमित संगठन लाभ, एडवांटेज ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? तो यहाँ पर होता है जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो क्या होता है? मोर पार्टिसिपेशन, अधिक सहभागिता, एक दूसरे को सहभागिता करना, और यहाँ पर क्या है? एक दूसरे की हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लोकतंत्र संगठन है? सबसे लीनियर होता है, लीनियर स्टाफ होता है, फंक्शनल होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, कमेटी। कमेटी सर्वाधिक लोकतांत्रिक, सर्वाधिक लोकतांत्रिक लीनियर होता है, लाइन वाला। ठीक है, लीनियर लीनियर होता है, रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं, समिति बोलते हैं, सीधी रेखा में क्रियात्मक बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारिक संगठन का प्रारूप एकल होता है, साझेदारी कंपनी, या सभी होते हैं? तो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व कैसा होता है? उसका असीमित होता है, बाकी सबका सीमित होता है। व्यापार संतुलन संबंधित है निर्यात से, आयात से, आंतरिक व्यापार से, या ए और बी दोनों से? ए और बी दोनों से होता है। आयात और निर्यात से संतुलन बनता है। आयात प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मेट रिसीट से, इंडेंट से, जहाजी से। तो वो शुरू होती है इंडेंट से, पहले इंक्वायरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है ये। इसमें कहा गया है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है कंपनी का वो 25% दिया हुआ है। और यहाँ पर कह रहे हैं कॉस्ट जो है वो है आपकी कैश सेल।
कैश सेल आपकी दी हुई है 2 लाख और क्रेडिट सेल दी हुई है आपकी 90,000। टोटल सेल का 90,000, क्रेडिट सेल जो है टोटल सेल का जो है वो 90,000 है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है कंपनी के 20,000 हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए आपको सेल दी हुई है, आपको सेल कौन सी दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है कैश सेल। क्या दी हुई है? कैश सेल। कैश सेल कितनी है? कैश सेल यहाँ पर दी हुई है आपकी 2 लाख। ठीक है। और कैश सेल कितनी है आपकी? कैश सेल आपकी 10%। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? देखिए जब आपकी क्रेडिट सेल दी हुई है, क्रेडिट सेल को कह रहा है कि क्रेडिट सेल जो 90% है टोटल सेल का, तो टोटल सेल का जो कैश सेल है वो कितनी होगी? 10%। तो देखिए आ, कोई सेल है उसका 10% तो है 2 लाख, तो उसका पूरा 100% कितना है? तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए और 100 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको डिवाइड कर देंगे 10, तो ये आ जाएगा आपका 20 लाख। तो ये 20 लाख क्या आ गई? आपकी टोटल सेल आ गई। ये क्या है? टोटल टोटल सेल आ गई है। अब आपको क्या करना है? टोटल सेल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो 25%। तो 20 लाख का 25% मतलब 4 टुकड़े कर दो इसके, तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 5 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। आपको जाना है नेट प्रॉफिट पर। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से 5 लाख में से आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जितने यहाँ कर आपको क्या दिए हुए हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो क्या बचेगा? 5 लाख में से 4,80,000 बचेगा, और 4,80,000 क्या हो जाएगा? ये 4,80,000 हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा आपके? तो फॉर्मूला होता है इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल और इनटू 100। ये किसका होता है? नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है, अपॉन में सेल होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेट प्रॉफिट कितना आया है आपका? नेट प्रॉफिट आ रहा है 4,80,000। 4,80,000 अपॉन अपॉन में आप क्या कर देंगे? यहाँ पर अपनी टोटल सेल लिखेंगे, और टोटल सेल कितने आपकी? 20 लाख रुपए की यहाँ टोटल सेल है, और आपका 100 यहाँ आ जाएगा। आपकी जीरो, 4 जीरो ये कट हो जाएंगे, 4 जीरो से एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगी, और इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ आपका आ जाएगा 24, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये आपका? तो ये आ जाएगा 24%। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट गई है यहाँ पर। तो 24% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000 रुपये का है प्रोविजन फॉर टैक्स, और 75,000। अच्छा, ये कह रहे हैं बैलेंस दिए हुए हैं दो, एक दिया हुआ है 31 मार्च को और एक दिया हुआ है 2029 को। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस। कह रहा है इट मेड अ प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। आपने प्रोविजन किया है टैक्स के लिए ड्यूरिंग द ईयर 65,000। तो कह रहे हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया है? ये क्वेश्चन दिया है कैश फ्लो से। अब आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो यहाँ पर ये प्रोविजन है, और प्रोविजन जितने भी होते हैं लाइबिलिटी साइड से, क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं प्रोविजन, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिख देंगे हम? इधर लिख देंगे। 50,000 इधर ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद कह रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख देते हैं 75,000। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर आपने टैक्स मेड किया है। अगर मेड करते हैं तो इधर लिखते हैं, और अगर पेड करते हैं तो इधर लिखते हैं। देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा कम आ रही है। तो साइड इधर ज़्यादा आ रही है, और इधर कितनी आ रही है? 1,15,000। ठीक है, 1,15,000 इधर भी लिख देंगे। 1,15,000 में से जब आप कम करेंगे 75,000, तो ये आपका कितना बच जाएगा? 15 तो ये हो गए 60, और कम करोगे तो ये 40,000 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 40,000 यहाँ आ जाएगा। 40,000 क्या है? टैक्स पेड, मतलब टू कैश। टू कैश, ठीक है। टू कैश कितना आ रहा है? जितना आपने मतलब टैक्स पेड किया है। मैं फिर कह रहा हूँ ये कहाँ से? कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रोविजन बनवा रहे हैं आपसे, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा है? एबीसी लिमिटेड एक मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है। मशीन कितने की है 1 अप्रैल को? 8,60,000 की है। और वही मशीन 19 में कितनी हो जाती है? 9,50,000 की। डेप्रिसिएशन जो इस साल का लगा है 40,000, और बिगिनिंग में, और इन द बिगिनिंग एट अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, और आपने एक पार्ट इस मशीन का 25,000 रुपये में बेच दिया है, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 25,000 थी, मतलब 5,000 का प्रॉफिट हो गया। जिसकी वैल्यू 20,000 थी वो आपने 25 में बेच दिया है। कैश फ्लो पूछ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर मशीन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट को यहाँ पर आप टू बैलेंस बीडी लिखेंगे कितना दिया हुआ। तो मशीन जो थी शुरू में
कितने की थी 1 अप्रैल को? 8,60,000 रुपए की दी हुई थी। ठीक है, 8,60,000 रुपए की। आपका यहाँ पर जो लास्ट में थी, मतलब बाय बैलेंस सीडी देखेंगे तो सीडी कितना हुआ है बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पर जो मशीन थी वो लास्ट में, तो वो 9,50,000 रुपए की थी। ठीक है, उसके बाद 9,50,000 की होगी। अब आपका क्या हुआ है, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर, डेप्रीशिएशन मशीन को कम करता है, तो इधर आ जाएगा डेप 40,000, ये डेप हो गया है। ठीक है, ये क्या है आपका डेप हो गया, क्योंकि मशीन जब एसेट है, एसेट शुरू होती है तो डेबिट साइड से और कम होती है तो क्रेडिट साइड में। जब भी एसेट बढ़ेगी डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट, तो डेप से भी कमी होगी। कह रहे इन द बिगिनिंग ऑफ द मशीन, अब आपने 25,000 रुपए की मशीन बेच दी है, तो यहाँ सेल जो है यहाँ पर बाय कैश आ जाएगा 25,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा, बाय कैश। इतना पैसा आ गया 25,000 रुपये, इसका मतलब 5,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, उसको आप इधर लिख देंगे। और किस नाम से, बाय आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कौन सी साइड कम और ज्यादा आपकी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर देखते हैं कितनी आ रही है। देखिए इधर की साइड को जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 8,65,000। इधर कितनी आ रही है, 8,65,000। इधर तो है 8,65,000। ये कौन सी साइड है, डेबिट। और इधर देखेंगे कितनी है, इधर आपकी 40, और 40 और ये हो जाएगा आपका 9,90, 9,90,000, 9,90,000 और 25 और करेंगे तो 10,15,000। तो ये आ रहा है आपका 10,15,000 इधर आ रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, 0, 0, 0 और 0, और 11 में से 6 फिर 5, और यहाँ पर 9 में से 8 1। इसका मतलब 1,50,000 रुपए का आपका डिफरेंस आ रहा है इधर। तो ये डिफरेंस जो आता है इसको हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब इधर इधर पर लिखा जाएगा टू कैश। इसका मतलब मशीन आपने और खरीदी है, परचेज की है, ये याद रखना। ठीक है, तो परचेज भी है सेल भी है, दोनों साइड बराबर होगी। अब आपसे ये नहीं पूछा था परचेज क्या है, आपसे पूछा है कैश फ्लो कितना होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आता है, तो उसको आप मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा, और खरीदेंगे तो जाएगा, तो यही कैश होगा यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं प्रोसीड, प्रोसीड मतलब प्राप्ति, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ मशीन। तो कितने की प्रोसीड हुई है, 25,000 रुपए की मशीन बेची। और यहाँ पर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, तो मशीन को खरीदने में पेमेंट कितना किया है, 1,50,000 रुपए का। ठीक है, जो पैसा जाता है उसको ब्रैकेट में रखते हैं, और आता है तो ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। तो 1,50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे, 1,25,000 माइनस कौन सा बचेगा, माइनस वाला। तो यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पर माइनस, जो ये माइनस कौन सा होगा, जिससे पैसा जा रहा है, 1,50,000 जा रहा है और आ रहा है आपका 25,000। क्या बचेगा, 1,25,000 किसका बचा, आपका माइनस का बचा है। इसका मतलब कैश यूज्ड हुआ है। ठीक है, पैसा गया ज्यादा है, तो इन्वेस्टिंग में पैसा गया है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। याद रखना इन्वेस्टिंग में क्या होता है, या तो फिक्स एसेट बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा, उन दोनों को कैश इन्वेस्ट एक्टिविटी में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एड वायलेटेड इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम द टू और मोर सुपीरियर। एक समय में कई सुपीरियर ऑर्डर दे रहे हैं, एक ही अपने सबॉर्डिनेट को, एक ही अपने नीचे वालों को एक साथ सब ऑर्डर दे रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा, आदेश की एकता। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है, एक समय में एक को ही ऑर्डर देना है अपने से नीचे वाले को, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इसमें आपको मैच करना है, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, इट जा कवर द रिस्क। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो पर्सनल में आपको देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में 3 होते हैं, सर्वाइवल होता है आपका, प्रॉफिट होता है और ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ देखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का ही पहले देख लेते, तो पहले यही आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट। शुरू में क्या कर रहे हैं, इट कवर कॉस्ट रिस्क टू द बिजनेस। ठीक है, केवल कॉस्ट कवर कर रहा है, सर्वाइवल कर रहा है। और इधर पर्सनल की बात करें तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, और एम्प्लॉय की बात कहाँ हो रही है, सैलरी की, इसमें हो रही है आपकी, ए का हो जाएगा थर्ड। सैलरी की बात हो रही है कि एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है। और सोशल की बात करें यहाँ, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड, के कह रहे हैं कि अगर आप बिजनेस करें तो आपका मेथड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड आपको यूज करना है, कुछ भी प्रोड्यूस करने में, कुछ भी बनाना है उसमें कैसा करना है आपको, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए मेथड, तो ही समाज के लिए अच्छा होगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A process of the analyzing environment for the identification of factor which have the impact on the have implication of the business। ऐसे आप स्कैनिंग कर रहे हैं, ऐसे कारकों की पहचान कर रहे हैं जो आपके बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आप स्कैनिंग ही कहेंगे कि आप क्या करें? स्कैनिंग कहेंगे। आप किन की पहचान कर रहे हैं? उन कारकों की पहचान कर रहे हैं कि अपने हमारे बिजनेस पर कौन से इफेक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन के लगाने की अपेक्षा तार्किक और व्यवस्थित सोच की आवश्यकता होती है नियोजन में। मतलब प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग में लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है, गैस वर्क के अलावा भी। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब ये जो प्लानिंग का कौन सा फीचर की बात करें, ये कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस की बात नहीं है, प्रवेशिव की, फ्यूरिस्टिक की, मेंटल एक्सरसाइज है कि यहाँ दिमाग भी लगाना पड़ता है, थिंकिंग की भी जरूरत होती है, लॉजिकल सिस्टमेटिक और की जरूरत भी यहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, आपको यहाँ मैच करना है। ऑप्शन आपके कहाँ होंगे इसके? ऑप्शन नहीं है इसके, तो अच्छा ऑप्शन यहीं पर ही है। प्रक्रिया संगठन के सही चरण, अच्छा आपको सही चरण बताने हैं कि सही चरण इसके क्या होंगे। इसके ऑप्शन आप अपने आप बना लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? आप क्या करते हैं, किसकी बात हो रही है? प्रोसेस की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, उसके बाद असाइन करेंगे उनकी ड्यूटी, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशंस, असाइनमेंट ड्यूटीज। तो सही आपको बताना है क्या क्रम होगा, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। तो सही जो इसमें होगा, सही आंसर क्या होगा आपका? मैच करना आपको। आप देखिए संगठन का सही चरण देखिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इधर लिख लीजिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है एंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है, उसके बाद आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, उसके बाद आप असाइनमेंट करते हैं ड्यूटीज को, और उसके बाद आपको स्टेब्लिशमेंट करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये आपका किस में आ रहा है? ए में ये आ रहा है। जब भी आपसे प्रोसेस पूछेगा तो आपको तुरंत क्या करना है? खुद प्रोसेस लिख लेनी है, तब यहाँ पर आंसर मैच करने हैं कि सही कौन सा आ रहा है। कह रहे एक कंपनी अपने 1000 ऋण पत्रों को बेचकर 975 रुपए में खरीद लिया। मतलब 1000 ऋण पत्र को बाजार से खरीद लिया अपने 975 में। 1000 का डिबेंचर था और कितने में खरीद लिया है? उसको 975 रुपए में खरीद लिया। तो ये जो डिफरेंस है 25,000 का, इसको आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर पर, या लॉस कहेंगे, गुडविल कहेंगे, नन ऑफ दीज? तो ये प्रॉफिट होगा रिडेप्शन पर, मतलब आप वापस करे थे पैसा, उस टाइम आपने उल्टा खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन जो कटौती होती है, डिडक्शन ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं और वो क्या करें, डिस्काउंट पर इशू करें, तो वो जो डिस्काउंट होगा वो रियल एसेट होगी, इंटेंजिबल एसेट होगी, फिक्स एसेट होगी, करंट एसेट होगी। तो आपकी वो यहाँ पर क्या होगी? आप उसको किस में लेंगे? अवास्तविक संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट, डिडक्शन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। 100 रुपए का डिबेंचर है, आप उसको 90 में दे रहे हैं, तो ऑप्शन तो यहाँ पर एसेट में क्यों चला जाएगा? वो एसेट में तो आपका जाना चाहिए, वो आपका लॉस होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा। आंसर ही यहाँ पर ये गलत है। इसको क्या कहेंगे? इसको करंट कैपिटल लॉस कहेंगे। क्या होगा वो? कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लागत लेखांकन आधारित होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किस पर आधारित होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम पर, डबल एंट्री सिस्टम पर, डबल एंट्री सिस्टम पर, अमेरिकन एंट्री सिस्टम पर? ऑप्शन सी होगा, डबल एंट्री सिस्टम पर कॉस्ट भी आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज का लास्ट। चालू दायित्व किसके बराबर होते हैं? करंट लाइबिलिटी आर इक्वल टू। करंट लाइबिलिटी किसके बराबर होंगे? देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर पूछा है करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट। आप इसको चेक कर लीजिए, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट, ऑप्शन आपका बी सही हो। वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट, बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखना वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, और यहाँ करंट लाइबिलिटी पूछा है तो ये उधर जाकर इसको माइनस कर देंगे, तो वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट बन जाएगा लाइबिलिटी। और इधर माइनस है तो क्या होगा? ये माइनस से माइनस वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस से माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो ये कहाँ पहुंचेगा फिर? माइनस। तो आपको पूरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? दोबारा समझिए, देखिए क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान देना है आपको क्वेश्चन पर।
आप देखिए वर्किंग कैपिटल बराबर होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है माइनस करंट लाइबिलिटी, तो इधर क्या कर देंगे, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट होगा और इधर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ये आपको माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वर्किंग कैपिटल और प्लस का करंट एसेट और इधर बचेगा करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब सही, अगर इसको सही लिख दूं तो पहले प्लस का लिख देता हूँ फिर माइनस का लिख देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए एक साइन की वजह से आंसर चेंज हो सकता है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर हमने तो बहुत कम समय में इतनी जल्दी से ये 60 क्वेश्चन पूरे अपने अकाउंट के और बीएसटी के आपके जो है, मतलब आपका कॉमर्स का जो पोर्शन है पार्ट बी, वो हमने सर बहुत जल्दी कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आपको वहां पर आप डार्कन भी तो करेंगे, जो आपके ऑप्शन डार्क करेंगे आप ऑप्शन को, वहां भी तो टाइम लगना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपकी लाइव ही हो, आपकी मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी विदाउट लाइव क्लास भी मैं ऐसा नहीं है नहीं लूँगा, लूँगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट आपके ऐसे भी आ सकते हैं बिना लाइव क्लास के। ठीक है, आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, या आपका कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। टेक केयर, बाय बाय।